आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज का हमारा जो ये सेशन रखा है YouTube वाला और ऐप पर भी ये चल रहा है। इस सेशन का जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में जो हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में चेंज किया है, उस सिलेबस को चेंज करने के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है यहाँ पर कि इसको हम यहाँ पर कैसे करेंगे। लेकिन जनरली यदि आप इसमें टेक्निकल माइंड के साथ हम यहाँ बैठ जाते हैं तो ये जो अपने या हमने जो यहाँ पर टाइटल लिया है उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी पार्ट बी, ये वाला पार्ट बी जो है वो हार्डली 40 से 50 क्लास के अंदर हम इस पर यहाँ पर शानदार वाला पिकअप बना सकते हैं। तो आज मेरा इसी बात को लेकर के यहाँ पर इसमें आप लोगों के सामने टाइटल है, डिस्कशन है कि हम इस टाइटल को पूरे पेपर को कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार से इसको 40 से 50 लेक्चर के अंदर शानदार वाला हम यहाँ पर इसमें पिकअप बना लें, ताकि हमको ये प्रेशर न जाए कि हमारे से ये पेपर मेंस के एग्जामिनेशन में नहीं बनेगा। तो उसी पॉइंट को लेकर के आज जब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपके पास यहाँ पर रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप का, है ना। जनरल एक बात और कि पहले जो इथिक्स का पेपर हुआ करता था, अब जो इथिक्स का पेपर है या जो चौथा पेपर है, उस चौथे पेपर में पहले आपके पास 200 मार्क्स का था, अभी 300 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में पहले जो आप 3 घंटे में एक पोर्शन को लिखते थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में अब आपको ये 3 घंटे में 2 पोर्शन करना होगा। तो ये भी आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज भरा काम होगा। लेकिन यदि हम इसको सही तरीके से कॉन्सेप्ट की पकड़ बना लें, यदि हम यहाँ पर कीवर्ड का बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर लें, तो ऐसी स्थिति में ये सिलेबस एग्जामिनेशन टाइम के हिसाब से जो है वो केवल आपके पास 5 घंटे का रह जाएगा कि 5 घंटे में हम पूरे पेपर पर बढ़िया और शानदार तरीके से पिकअप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहला एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे पास इसका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को हम देख लें कि पहले यूनिट के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिलेबस में क्या रखा हुआ है। मैं सेकंड यूनिट, मैं थर्ड यूनिट और मैं फोर्थ यूनिट के सिलेबस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिफ्थ यूनिट में तो आप जानते हैं कि वहां पर केस स्टडी रखा हुआ है। अभी मैं आपके पास यहाँ पर पहले वाला यूनिट जो है, उस पहले यूनिट के अंदर सिलेबस में जो क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि उद्यमिता की अवधारणा क्या है और उसका महत्व क्या है। वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस, या इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। सेकेंड पॉइंट, फिर यहां से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो इसमें 3-4 वर्ड लिए। एक पॉइंट उसने यहां पर लिया कि उद्यमशीलता के लक्षण क्या हैं, उसके बाद में उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके बाद में उसकी विशेषताएं क्या है, और उसके बाद में उसने यहां पर यह कहा कि नवाचार का महत्व क्या है। कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रिंसिपल्स इसमें जो है वो आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन वाला पॉइंट आपके पास क्या है। फिर जब अगर हम यहां से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले पॉइंट में उसने लिखा है उद्यमशीलता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और वहां फिर आगे उसने 4 वर्ड लिखे हैं, जिसमें एक लिखा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, एक पॉइंट लिखा है उसने वहां पर विचार सृजन, आइडिया जनरेशन, एक लिखा है हिंदी में अनुवेक्षण, अंग्रेजी में लिखते हैं वहां पर एनालिसिस, और यहां पर लिखते हैं व्यवसाय योजना, और उधर की तरफ आपके पास बिजनेस प्लान। थर्ड लाइन इसमें ये लिखी हुई है। इसके बाद में इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी अगर कोई नया व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने क्या क्या इश्यू होते हैं, नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे क्या है। इट मीन्स वो कहना चाहता है इसमें कि जब भी अगर हमारे पास इस प्रकार की अगर बात आती है तो वहां पर नए वाले टाइटल में क्या है, मतलब इश्यूज क्या है। उसके बाद में वैधानिक आवश्यकताएं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, वो पॉइंट जो है उसने यहाँ पर रिक्वायरमेंट की है। इसके बाद में ये जब पॉइंट आपके पास आता है तो भारत में उद्यमिता का विकास, इसके कॉन्टेक्स्ट में 3-4 बातें हैं। एक पॉइंट स्टार्टअप इंडिया, एक उन्होंने यहाँ पर मेक इन इंडिया, एक उन्होंने भारत में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। अब जैसे मान लो ये यूनिट है, इस पूरे यूनिट का जो नेचर है वो हमारे माइंड में यहाँ पर है कि हाँ किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे और कब अगर हमको 20 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखें,
60 वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखें, और 200 वर्ड्स में लिखें तो हम यहाँ पर कैसे लिखें, और कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो यहाँ पर आपके पास 20 वर्ड्स के हिसाब से, 60 वर्ड्स के हिसाब से या फिर 200 वर्ड्स के हिसाब से आगे की तरफ बढ़ सकती है। रही सही बात कि वास्तव में यदि इस पेपर को एक नेचुरल फॉर्म में अगर पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पेपर फिनिश होगा तब आप में से कोई ना कोई एक जो है यहाँ पर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की कॉन्टेक्स्ट में अपना एंटरप्रेन्योर खड़ा करता हुआ दिखाई देगा। क्या सच में इसमें यहाँ पर इस प्रकार की बातें बताई गई है? आंसर है कि यस। बस उसे समझने वाले और उसे समझाने वाले किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइटल को लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब अगर आपके पास अगर ऐसा होता है तो वास्तव में जो है हम यहाँ पर इस 4th पेपर का जो पार्ट बी है वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाइफ में काम आता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ें तो पॉइंट अपने पास ये आता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, सबसे पहला पॉइंट अपने पास देखिए क्या होता है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों नाम अपने पास यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जैसा इस बार जो इथिक्स का पेपर हुआ 4th वाला, उससे पहले वाले पेपर की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारा गेम जो है उसने पर्यायवाची के कॉन्टेक्स्ट में ले जा करके बहुत सारों को आते हुए भी जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर उसने किसी दूसरे शब्द का यूज कर लिया। इसलिए बेहतर है कुछ कीवर्ड के साथ सिलेबस में हमारे पास अंग्रेजी हिंदी दोनों पता हो ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट जब अगर एंटरप्रेन्योरशिप का आता है तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में कि क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप ये अभी वर्तमान में केवल ये वर्तमान का विषय है क्या? आंसर आता है नहीं, ये तो प्राचीन काल से ही दिखाई दे रहा है। तो जब प्राचीन काल से दिखाई दे रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट फिर क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास है यहाँ पर कि भारत में उद्यमिता का विकास। एक हेडिंग हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस का सबसे लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, वहां पर हम देखेंगे कि प्राचीन काल से इसका एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसा है। इसके बाद यहां पर ये कहते हैं कि जब अगर 18वीं सेंचुरी आता है, जब हमारे पास 18वीं शताब्दी आती है, तो उस 18वीं शताब्दी के आते आते तक ये और थोड़ा सा तेज गति से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहां से जब हम इसमें आगे की तरफ अगर देखें तो उसने ये कहा कि चलिए ठीक है, ये एंशिएंट टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, 18वीं सेंचुरी में ये थोड़ा सा अपना रन पकड़ता है। लेकिन हमने कई बार जब हम इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टरों को भी देखते हैं तब वहां पर एक माइंड में आता है कि अरे ये जो अमेरिका है विकसित देश है, अगर जापान है विकसित देश है, जर्मनी है विकसित देश है, रसिया जो है इस प्रकार के टाइटलों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हम क्यों नहीं? तो उसका लॉजिक यहां पर उन्होंने बढ़िया कहा कि इन देशों का डेवलप कंट्री बनने के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास इस बात को हाईलाइट करता है कि यहां तुम्हारे हमारे जैसे जो युवा वर्ग हैं, वो युवा वर्ग जो है बेहतरीन शानदार वाले एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप होने की वजह से, वो बढ़िया वाले उद्यमी होने की वजह से उनमें वहां पर साहस और उनमें वहां पर जोखिम लेने की क्षमताएं हमारे से कई गुना ज्यादा हैं। इसलिए वो लोग जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, अमेरिका की, जापान की, जर्मनी की, रसिया की, इजराइल की, तो वो जो है अपने आप को इसीलिए आगे बढ़ा गए क्योंकि वहां का जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो वहां पर उसी क्वालिटी का है, बड़े तरीके से साहस और जोखिम लेने वाला। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये कारण है कि इसके कारण ये वाले देश जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो आंसर है कि हाँ, किसी भी देश की जो नब्ज होती है, वहां का जो व्यक्ति है वो कितना अपने आप में बढ़िया तरीके से किसी सिस्टम में साहसी तरीके से जो है वो खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, उस बात को लेकर के उसमें आता हुआ दिखाई देता है। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर इसमें देखें तो अगला पॉइंट जो आपके पास ये जाता है इसकी परिभाषा को लेकर के। जब अगर इसकी परिभाषा को लेकर के इसका जो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, क्या कहता है, तो इसके कॉन्सेप्ट में कीवर्ड को बढ़ाने के लिए या कीवर्ड को समझने के लिए एक पॉइंट आपके पास है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा यहां पर इनोवेशन। एक पॉइंट आएगा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा इनोवेशन। क्या आप एक भारत जैसे विकासशील देश के नागरिक हैं? इस विकासशील देश के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहां पर जोखिम लेने की कितनी क्षमता है? यदि आप यहां पर बढ़िया तरीके से अगर जोखिम ले लेते हैं तो उसके साथ साथ में आप कितना अपने पास यहां पर जितने भी आइडियाज आते हैं उसमें आपके पास नव प्रवर्तन क्या है, इनोवेशन क्या है, नवाचार आपके पास क्या है,
तो ये जो आपके पास उन्होंने कहा उसी बात को लेकर के हाईलाइट करता है कि उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता के साथ साथ नव प्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता भी है। देखिए वर्तमान में बहुत सारे यहां पर एंटरप्रेन्योर शानदार तरीके से अपने बिजनेस को आगे की दिशा में ले जा रहे हैं, और जब वो अगर आगे की दिशा में ले जा रहे हैं तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट उनके पास रिस्क लेने का दमखम है। दूसरा पॉइंट उनके पास आता है यहां पर, तो उन्होंने कहा कि ये इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, आंसर यस। और तीसरा पॉइंट आपके पास आता है कि ये दो के साथ साथ में वो बढ़िया वाले लीडर भी हैं, और इसी क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में अपना कोई भी आज स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बाद में यूनिकॉर्न कंपनियां बनाने में इनको यहां पर समय नहीं लग रहा है, बहुत तेज गति से अपने आप को जो है इसमें कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं। तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट में जब अगर आप यहां पर इसका देखोगे कि यदि इसका कीवर्ड लेकर के चलना है परिभाषा के संदर्भ में, तो एक पॉइंट आपके पास आया, मतलब ये तो तय है कि जीवन में बिना जोखिम उठाए जो है वो आप कुछ नहीं पाओगे। जोखिम तो उठाना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि मैं बढ़िया वाला व्यक्ति बनूं। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर नव प्रवर्तन, और तीसरा पॉइंट आपके पास यहां पर लीडरशिप। ये तीन बातें जो है इसमें आती हुई दिखाई देती है। जब अगर वो हमारे से एग्जामिनर महोदय यदि ये पूछते हैं कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, तब उस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि ऐसा कोई उद्यमी जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता हो, साथ ही यहां पर नवाचारी तकनीकों को, नवाचारी वाले बिंदुओं को एक्सेप्ट करता हो एवं बढ़िया तरीके से अपने आप को, अपने सिस्टम को जो है नेतृत्व करके आगे की दिशा में ले जाए, उस पॉइंट को हम यहां पर उद्यमिता के नाम से डिफाइन करते हैं, ये जानते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या हुआ कि समय के सापेक्ष में जनरल परिभाषा के बाद में आप क्या समझते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन आगे पॉइंट ये आया इसमें कि परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए। जब परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए, तब फिर आपके पास यहां पर उद्यमिता की दुनिया में जो कुछ यहां पर नाम होंगे उन नामों की जानकारी आपके पास यहां पर होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जोसेफ शुम्पीटर नाम का यदि कोई व्यक्ति आता है तो ये जोसेफ शुम्पीटर नाम का व्यक्ति जो है यहां पर उद्यमिता को किस रूप में डिफाइन करता है। अब यदि हम यहां पर कि इस उद्यमिता के कॉन्सेप्ट को इस धरातल पर सबसे बढ़िया और शानदार तरीके से हाईलाइट करने वाला विद्वान कौन है, तब भी वहां पर आपके पास नाम आता हुआ दिखाई देगा, और वो नाम आपके पास यहां पर क्या है, वो नाम है इसमें जोसेफ शुम्पीटर का। इस जोसेफ शुम्पीटर ने अपनी परिभाषा में यहां पर इसको किस रूप से डिफाइन किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। मतलब शुम्पीटर की परिभाषा को लॉन्ग टाइम तक लर्न रखने के लिए एक कीवर्ड वापस अगेन जो आपके पास जनरल वाला है फिर से यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, और वो पॉइंट इसमें यहां पर क्या है, तो वो वर्ड है आपके पास नव प्रवर्तनकारी। इट मीन्स यहां पर इनोवेशन की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे उन्होंने ये बात कही कि यह स्वामित्व की अपेक्षा, मतलब कह रहा है कि स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। मतलब आप इस पे यहां पर ऑनरशिप वाली बात साइड में कर दीजिए, पर उन्होंने ये कहा कि यदि आप बढ़िया वाला एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप बनना चाहते हैं तब उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि ये लीडरशिप वाला काम है। तो इसलिए जोसेफ शुम्पीटर की परिभाषा, क्या हमको इस प्रकार से टाइटल भी मिलने की संभावना है कि जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता क्या होता है, तो आंसर आपके पास आता है यस। तो क्या केवल इसकी एक परिभाषा है? नहीं, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं। हम कितनी याद रखेंगे? हम रखेंगे एक या दो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास विकल्प न जाएं, क्योंकि वहां पर यदि विकल्प जाता है, वहां यदि आप सोचते हो कि मैं ये लिखूं, आपने अगर इतना काम कर लिया, इसका मतलब है कि आपने 10 सेकंड समय खराब कर दिया, और 10 सेकंड का समय खराब करा हर एक प्रश्न में अगर आपने इस प्रकार से वहां पर काम कर लिया, तो सोचिए कि जब इतने सारे अटेम्प्ट करेंगे तो 10-10 सेकंड मिल करके आपका कितना टाइम फिनिश कर देगा, और फिर आप कहेंगे कि हमारी स्पीड यहां पर नहीं बढ़ रही है। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया। आगे एक परिभाषा देखें, पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट की दुनिया का बहुत धुआंधार नाम है ना, क्योंकि ये टाइटल आपके पास जो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे मैनेजमेंट वाला पॉइंट हो, या चाहे साइकोलॉजिकल बातें हैं, ये सब में जो है बहुत बढ़िया तरीके से राउंड अप है। तो पीटर एफ ड्रकर क्या कहता है, व्यवसाय में
अवसरों को अधिक अधिक करना अर्थपूर्ण है। क्या शानदार बात उसने कही। जैसे यहां पर उसने पॉइंट लिया, यह है आपके पास कि व्यवसाय में अवसरों को अधिक अधिक करना ही उद्यमिता है। बहुत सही बात है कि यदि आप बढ़िया वाले एंटरप्रेन्योरशिप हैं, समय के कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी आती है, समय के कॉन्टेक्स्ट में जो अपॉर्चुनिटी आते हैं, समय के कॉन्टेक्स्ट में जो अवसर आते हैं, उन अवसरों का आपने उपयोग कैसे किया। जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय कोविड पेंडेमिक आया था, उस कोविड पेंडेमिक के बाद में कुछ इस एजुकेशन की लाइन में भी यहां पर इस प्रकार के नाम जो हाईलाइट हो गए जिनको पहले कोई जानता ही नहीं था, लेकिन वो अवसर था, उस अवसर का बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने आप में जो है वहां पर यूटिलाइज किया और अपना अंपायर खड़ा करते हुए दिखाई दिए। तो इसका मतलब है यहां पर कि क्या अवसर हमको रोज मिलते हैं? नहीं, जिस समय आएगा उस समय मौका भुना लो, और मौका भुनाने के कॉन्टेक्स्ट में फिर आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे कि नहीं बढ़ा पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जिस समय, जैसे अपन कहता ना कि हमारे इसमें होली, दिवाली, राखी का त्यौहार आता है, उसी प्रकार से ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो अवसर आते हैं, इनके भी पर्व आते हैं। और उस समय यदि आपने 50-50 वाली दुनिया के साथ जिए कि अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब ये है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है यहां पर 50-50 की दुनिया से बाहर नहीं है। कुछ नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, रिस्क ली जाए, या तो हम उस पार निकल जाएंगे या फिर जहां है उससे ज्यादा और कितना नीचे जाएंगे, इसकी तो कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए अवसरों का जो मौका है वो भुनाने को हमको आना चाहिए। प्रेजेंट स्थिति में अगर हम देखें, यदि आप बाजार की दुनिया में निकले हो तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि जिस दिन रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात की गई। इसका मतलब है यहां पर कि सोलर एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तबीयत से अब यहां पर इस मार्केट का, बाजार का एक बड़ा हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप उस मार्केट का हिस्सा हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर बनना चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए। हो सकता है कि आप जो है वो कब अपने अमाउंट को बिलियन के कॉन्टेक्स्ट में खड़ा कर दोगे वो आपको भी नहीं पता, क्योंकि ये नया नया अवसर है। सारे लोग अभी इसमें यहां पर कदम रख रहे हैं। आपने देखा होगा इंदौर जैसे शहरों में भी अगर हम यहां पर बात करें तो धीरे धीरे प्रतिनिधि महोदय इस प्रकार के जो है लोग अपने यहां लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब बाजार बहुत बड़ा बनने वाला है। चलिए ठीक है, अगर उस प्लेट के साथ में तो दूसरा, उस प्लेट के साथ लगने वाला इन्वर्टर, उस प्लेट के साथ लगने वाली बैटरी, और क्या क्या उसमें उपकरण हो सकते हैं, यदि आपने सही तरीके से सोच लिया तो नेचुरल है कि हाँ, हम अपने आप को बड़े तरीके से खड़ा कर सकते हैं। ये हो गई दो परिभाषाएं, जिसमें पहली है जोसेफ शुम्पीटर की, जहां कीवर्ड था नव प्रवर्तनकारी और दूसरा था नेतृत्व। फिर अपने पास यहां पर जो पॉइंट आया वो आया पीटर एफ ड्रकर का। वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी है, अवसर आएगा, उस अवसर को आप बढ़िया से अधिक उसका यूटिलाइज करके कितना आप अपने आप को अंपायर खड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं 3 परिभाषाएं यहां पर जो उद्यमिता की होती है और उनको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अब हमारा ये टारगेट या फोकस रहेगा कि आप इसमें से किसी एक परिभाषा के पास रहें, क्योंकि वहां चॉइस का समय नहीं है, और चॉइस यदि आप करते रहे तो फिर वही करते रह जाओगे, है ना। परिभाषा में यहां पर दूसरी भी और क्या हो सकती है उसको देख लेते हैं, जिसमें एक परिभाषा आती है प्रोफेसर राव मेहता की। ये कहते हैं उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है। मतलब एक शब्द आया इसमें यहां पर क्या, तो उसने ये कहा कि हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, उसमें टाइटल आया आपके पास क्रिएटिविटी और दूसरा पॉइंट आपके पास नव प्रवर्तनशील। मतलब राव साहब ने भी यहां पर इस बात पर मोहर लगा दी कि एंटरप्रेन्योरशिप का जिस प्रकार से धुआंधार वाला कॉन्सेप्ट, जोखिम उठाने की क्षमता है, उसी प्रकार से इसका एक बढ़िया वाला पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है, नव प्रवर्तनकारी भी है। पर नव प्रवर्तनकारी के साथ में एक शब्द यहां पर इन्होंने और एड ऑन किया और उसका नाम है यहां पर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अब बेसिकली क्या है, बेसिकली यहां पर यह है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। क्रिएटिविटी क्या कहती है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट में क्या नया है। यदि आपके प्रोडक्ट में नया है, आपकी बातों में यदि नयापन है,
तब तो जो है वो आपके प्रोडक्ट को या आपके द्वारा जो गुड्स या आपके द्वारा जो सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यदि उसमें नयापन नहीं है और यदि आप पुराना कोई माल जिस प्रकार से पैदा कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस रिमोट को, और आपने भी इसी तरीके से इसको पैदा कर दिया, तब आप फिर मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए तो बड़े बड़े प्लेयर पहले से ही इस मार्केट में, इस एनवायरनमेंट में यहां पर बैठे हुए हैं। फिर यहां से आगे एक परिभाषा की तरफ अगर जाएं तो एक परिभाषा आती है H.W. जॉनसन की। वे कहते हैं कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें यदि हम 3 टाइटलों को जोड़ दें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहां पर क्या कहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहां पर कहा अन्वेषण, कि क्या एक्सप्लोर किया हमने। सेकंड पॉइंट उसने लिया नवप्रवर्तन, कितना उसमें नयापन है। और थर्ड उसने लिया यहां पर अनुकूलन, कितना आपका प्रोडक्ट उस वातावरण में जाकर के घुल मिल सकता है। क्या हमने नया किया, क्या हमने एक्सप्लोर किया, उस एक्सप्लोर में क्या नयापन है, और ये नयापन उस मार्केट विशेष के कॉन्टेक्स्ट में कितना जो है वहां पर एडॉप्ट हो रहा है, घुल रहा है, मिल रहा है या नहीं। अगर, क्योंकि जो सामने होगा वो कंज्यूमर होगा, उस कंज्यूमर वाले टाइटल के पास, व्यक्ति के पास जाकर के यदि ये पॉइंट अपने आप को वहां पर रख नहीं पाया, तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाता है कि फिर जो है आप बढ़िया वाला एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा नहीं कर सकते। फिर यहां से हम जब बात करते हैं इसमें, तो एक आती है रॉबर्ट लेम की परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा कि उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है, मतलब सोशल डिसीजन का, जो आर्थिक नव प्रवर्तकों, देखो वापस जो है आपके पास यहां पर ये टाइटल है, जो आर्थिक नव प्रवर्तकों द्वारा संपादित किया जाता है। कहने का मतलब आपके पास यहां पर ये आता हुआ दिखाई दिया कि इसकी परिभाषा में भी वही है। अब चूंकि उद्यमिता की एक नहीं 50 परिभाषाएं हैं, इन 50 में से आदर्श आपके पास कौन सी 2 होनी चाहिए, उसमें से भी घर से ही ये सोच करके जाएं कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए जब अगर वो पूछ लेता है कि उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, तो वहां जाकर के पीटर एफ ड्रकर या फिर जोसेफ शुम्पीटर वहां जाकर के चॉइस न लगाएं, घर से तय करके गए कि इस वाले पॉइंट को हम वहां पर लिख करके आएंगे यदि आता है तो। पर यदि इस प्रकार से पॉइंट आ जाए कि पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उद्यमिता क्या है, तब तो हम यहां पर फिर उसी के जो वर्ड होगा उसी को हम वहां पर लिखना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। अब यहां से जब हम इसमें आगे चलते हैं तो एक अपना साथ में ये काम भी चलता हुआ दिखाई देगा कि जब अगर हम पढ़ेंगे तो बीच बीच में यदि इस कॉन्सेप्ट को जिसको डिस्कस किया, यदि इसका नेचर शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर वाला है, 20 वर्ड वाला है, तो हम एक बार यहां पर देख लें और ये देख लें इसमें कि यदि हमको ये कॉन्सेप्ट आ जाता है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि पहली और जो दूसरी मेंस होगी उसमें इस प्रकार के पॉइंट आएंगे, तो यहां पर आपके पास डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, तब आपके पास यहां पर यह पॉइंट आता है कि हां चलिए, मुझे जोसेफ शुम्पीटर की परिभाषा बड़े तरीके से याद है, लिखना स्टार्ट कर दिया कि जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता क्या है यहां पर, तो वो आपने पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ में यदि प्रश्न का नेचर आपके पास यहां पर इस प्रकार से आता है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, तो उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में जब अगर आपके पास कोई बात आती है तब आप उसको जो है प्रेजेंटेशन का तरीका जो आपके पास पहले से आपने जो कीवर्ड संभाल करके रखे हैं उनको आप यहां पर लिख दीजिए, और प्रयास हम ये करें कि यहां जो उसने अगर 20 वर्ड का एक टैगलाइन दे रखा है तो उसी के आसपास इसमें हम यहां पर बात करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर, तो आगे हमारा पूरा प्रोसेस ऐसा चलेगा कि 20 वर्ड्स में हमको क्या और कैसे देना चाहिए। अगर हमारे पास 60 वर्ड वाला आता है तो एक ही टाइटल को 60 वर्ड में, उस 60 वर्ड वाले को ही 20 वर्ड में और इस 60 वर्ड वाले को ही 200 वर्ड में कैसे ले जाएं, ये कलाकारियां भी सीखनी है, क्योंकि सारा का सारा जो है वो हम कंटेंट यहां पर लर्न नहीं रख सकते।
इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास वहां पर कैसे उनको समराइज किया जाए, वो बातें भी हम इसमें यहां पर इस सिलेबस के अंदर आगे देखने का एफर्ट पूरा का पूरा लगाएंगे। फिर यहां से जब हम इसमें आगे की तरफ चलें तो एक बेहतरीन इसने कॉन्सेप्ट यहां पर स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के जो राइटर्स हैं उसने ये उठाया कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की अवधारणाएं। तो उद्यमिता की अवधारणाएं बेसिकली यहां पर हम 5 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 5 अवधारणाओं की बात करते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहली वाली जो आपके पास अवधारणा आती हुई दिखाई देती है वो है आपके पास जोखिम अवधारणा। प्रश्न का नेचर क्या है? प्रश्न का नेचर यहां यह है कि उद्यमिता के संदर्भ में जोखिम अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क टेकिंग? तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास इस प्रकार की जब बात अगर आती है तब आप ये कहोगे कि जोखिम अवधारणा क्या। तो देखो जोखिम का पॉइंट अभी आपने देखा उसमें आगे वही बात है, उसमें जोखिम वहन करने वाले को उद्यमी माना गया है, मतलब ये शब्द यहां पर आया उद्यमी। तो ये पॉइंट आपके पास क्या है? तो इस पॉइंट को आप लेकर के ये चलेंगे कि ये शब्द जो है एंटरप्रेन्योर है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं और कोई भी हो सकते हैं। तो जो आपके पास यहां पर उसने कहा कि जोखिम वहन करने वाले को, मतलब जो रिस्क लेगा उसको हम यहां पर उद्यमी कहते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्थात जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध, अपनी को नहीं पता कि कितनी इसमें रिस्क है, हम नहीं जानते कितनी अनसर्टेनिटी है, के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की शक्ति ही उद्यमिता की जोखिम अवधारणा है। मतलब बड़ा शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने। एक बात तो सिंपल तरीके से क्या एंटरप्रेन्योर कौन? तो उसने कहा कि जो जोखिम जो रिस्क ले वो एंटरप्रेन्योर। तो फिर उन्होंने आगे की तरफ यहां पर कहा कि अर्थात इसमें यहां पर जोखिम के साथ साथ में क्या है, अनसर्टेनिटी भी है। हां, बहुत अनसर्टेनिटी। और ये जो अनसर्टेनिटी है, इसीलिए तो जब आप बिजनेस में, व्यापार में, व्यवसाय की दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं तो आपको कहां ले जाकर के खड़ा कर देते हैं वो आप भी नहीं जानते। के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की शक्ति ही उद्यमिता की जोखिम अवधारणा है। अब जैसे यहां पर एक नाम आया और ये नाम आया आपके पास यहां पर प्रोफेसर नाइट। इन्होंने कहा कि जोखिम को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक हमारे पास पॉइंट आता है सामान्य जोखिम और एक आता है अनिश्चित जोखिम। सामान्य जोखिम अगर आप लोगे तो उसी अनुपात में आप उसका प्रॉफिट भी पाओगे, पर यदि आप अनसर्टेनिटी वाला जोखिम अगर आप लेते हो तो उसी अनुपात में फिर आप अपना प्रॉफिट भी पाओगे। तो आपको अपने आप को ये देखना है कि आप किस प्रकार के उसमें खड़ा होना चाहते हैं। अब जैसे मान लो पॉइंट आपके पास यहां पर ये वाला जो इस बात को लेकर के इसमें हाईलाइट कर देगा। देखिए क्वेश्चंस का नेचर इसमें, क्योंकि हेडिंग के साथ जब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिंपल वाला टास्क इसी बात को लेकर के आता है कि इसका जो रिस्क कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो यहां से आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पकड़नी है, प्लस इसमें इस प्रकार के जो आपके पास कोई व्यक्तियों के नाम अगर आते हुए दिखाई देते हैं तो वो उनको भी अपने को लर्न करना है। यहां से जब अगर अपन इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला पॉइंट आपके पास क्या कहता है, इसका ये आता है कि संगठन एवं समन्वय की अवधारणा। मतलब इस पॉइंट का नेचर क्या है? क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि उद्यमिता के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप संगठन एवं समन्वय की अवधारणा क्या है? तो इसका मतलब आपके पास कि कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है यहां पर क्या कहता है। सिंपल बात में उसने बताने का प्रयास किया कि इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी को संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है कि वो कितना अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो एंटरप्रेन्योरशिप यहां से जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो एंटरप्राइजेस कि जो अपना उपक्रम है उस उपक्रम के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को कितना बढ़िया तरीके से वह हैंडल करेगा। आगे की तरफ उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को संयोजन कर, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन, नई उपयोगी वस्तु अथवा सेवा का सृजन करता है। देखिए इसने ये कहा कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि जब आप अगर कोई काम करने के लिए जाओगे तो आपसे पहले वहां पर नहीं है कोई, आपके पहले भी है। तो उसने यही कहा कि नई उपयोगी
चाहे वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, ये दोनों का ही वो क्या करता है, उसमें बढ़िया तरीके से सृजन करके उनका क्रिएशन करता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हाँ, संगठन एवं समन्वय की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी अगर वस्तु या कोई भी सेवा, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस यदि क्रिएट करना है तो कितना उसको नए तरीके से हमने क्रिएट किया, प्रॉपर तरीके से उसमें कॉम्बिनेशन के साथ कितना बढ़िया तरीके से उसको क्रिएट किया, उसी अवधारणा को हम यहां पर इस रूप में डिफाइन करते हैं। जनरल बात इसमें फिर यहां पर कि उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो भी हमारे पास है वहां पर उन सब का एक प्रॉपर अनुपात में, एक प्रॉपर रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में वो कितना जो है हमारे लिए मदद करता है, उसी पॉइंट को हम यहां से जानते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके पास क्या टर्मिनोलॉजी ऐसी हो जिसकी सहायता से आप एग्जामिनेशन हॉल तक कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। तब यहां पर ये बात आती है कि देखिए, जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा होता है, जब भी कोई स्टार्टअप खड़ा होता है, तो सिंपल सी बात है कि या तो वो गुड्स को जनरेट करेगा, वस्तुओं को पैदा करेगा, या फिर वो सर्विस जनरेट करेगा, सर्विस को पैदा करेगा। ये दो काम जो है वो करता है। तो जब उसमें वहां पर बात आई तो उसने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं को उसने वहां पर कितना नया उपयोगी ढंग से सारे प्रकार के संसाधनों का कोऑर्डिनेशन करके उसने उसको बनाया। उस पॉइंट को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट को हम उस रूप में डिफाइन करते हैं। फिर यहां से आगे बढ़े तो एक पॉइंट आपके पास इसमें जो आता है प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा, मतलब कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल स्किल। प्रश्न का नेचर यहां ऐसा है कि उद्यमिता की प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, कभी कभी जो कुछ नाम होते हैं उस नाम से उस कॉन्सेप्ट की पकड़ हमारे पास आ जाती है, और वो इस प्रकार से आती है कि नाम लिखा है प्रबंधकीय कौशल, मैनेजरियल कौशल, मैनेजरियल स्किल। इसका मतलब है कि यदि कोई मैनेजर है तो उस मैनेजर के पास क्या होगा, तो उसने ये कहा कि उसके पास होगा एक पॉइंट तो आपके पास निरीक्षण, इट मींस यहां पर इंस्पेक्शन या सुपरवाइजर। दूसरा पॉइंट होगा उसके पास कंट्रोलिंग, नियंत्रण, और तीसरा पॉइंट आपके पास उसने ये कहा कि निर्देशन होगा, अर्थात डायरेक्शन होगा। एक प्रबंधक होगा जो मैनेजरियल के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर खड़ा हो रहा है, अपने आप को स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास यहां पर सुपरविजन, उसके पास यहां पर कंट्रोलिंग, और उसके पास जो है कंट्रोलिंग के साथ साथ में आपके पास डायरेक्शन देने की भी योग्यता होती है। तब ही जाकर के वो अपने अंपायर को बढ़िया तरीके से खड़ा करेगा। इसलिए बीच में आगे जाकर के हमको इस बात को लेकर के भी डिस्कस करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, प्रबंधक। मतलब वो कहना चाहता है कि क्या एक उद्यमी और एक प्रबंधक में कोई अंतर होता है, तो आंसर आएगा कि हां, वो क्या है। नेक्स्ट में वहां पर अपन उसको डिस्कस करते हैं। अभी यहां जो कॉन्सेप्ट है आपके पास कि प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा क्या है, तो उद्यमिता की प्रबंधकीय कौशल अवधारणा में अगर आप नाम लिखना चाहो तो अच्छी बात है कि जेएस मिल के अनुसार निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की योग्यता को ही प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा के रूप में हम जानते हैं या समझते हैं, है ना। फिर यहां से जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़े तो चौथा कॉन्सेप्ट आता है नव प्रवर्तनकारी अवधारणा। परिभाषा के जो मेन दो कीवर्ड थे, जिसमें से पहला कीवर्ड सबसे पहले आ गया जोखिम उठाने की क्षमता। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर आया कोऑर्डिनेशन वाला, तीसरा मैनेजरियल स्किल, और चौथा पॉइंट आपके पास यहां पर आया वापस नव प्रवर्तनकारी। इसका मतलब है कि ये वाला शब्द तो इस धरा पर सबसे बढ़िया तरीके से सारी जनमानस से परिचय कराने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है आपके पास जोसेफ शुम्पीटर। इस जोसेफ शुम्पीटर ने यहां पर
इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था सन 1930 के दशक में। इट मीन्स 1934 के आसपास इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया। उन्होंने उद्यमिता को नवप्रवर्तनशील घटक माना, तो ये बात हम वहां पर देख करके आए हैं। आगे उसने यही कहा कि विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की नवप्रवर्तन अवधारणा का स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि विकास नवीन परिवर्तनों सुधारों पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हो कि आपका भारत देश भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो, आपको आपके यहाँ के सिस्टम में चेंजेस करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या वर्तमान में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? वर्तमान में अगर आप वर्तमान की गवर्नेंस की अगर आप बात करोगे, वर्तमान की सरकार की बात करोगे, तो वर्तमान सरकार जो है अब आपको एनर्जी के मामले में खुद को आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और ये कि यदि आपके यहाँ ज्यादा वापस जनरेट हो जाए तो वो हमारे ग्रिड तक भी आप पहुंचा दो। इसका मतलब है यहां पर कि ये जो है हम किसी ऊर्जा के किसी एक नए रूप की तरफ, और जिस पॉइंट पर जो हमारे यहां उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है भारत जैसे देश में, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आंसर है यस। तो हम यहां पर यदि इसका इस जो भी हम सोलर से जो पॉइंट अगर पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करते हैं, और उसका अगर उपयोग हमने कई सारे क्षेत्रों में अगर लेना चालू कर दिया, और धीरे धीरे हम यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम पदार्थ वाले टाइटल है इस पर अगर कम उस पर आने लग जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि हम हमारे देश जिस कॉन्टेक्स्ट में आज सबसे ज्यादा जिस इंपोर्ट पर पैसा खर्च करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट। तो उस पॉइंट को धीरे धीरे यदि हम रिड्यूस करने के कार्य पर आ गए और एनर्जी के मामले में हम कन्वेंशन वाले पॉइंट से हम यहाँ पर नए वाले पॉइंट पर आ जाएं और अपने आप को यदि हम डेवलप कर लें, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो उसने कहा कि सही बात है, इस नव प्रवर्तनकारी अवधारणा के अंतर्गत इसी बात को लेकर के बल दिया जाता है। अब यहां से इसका पांचवा और एक आखिरी कॉन्सेप्ट जाता है इसका मनोवैज्ञानिक अवधारणा। बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी का आपकी पूरी लाइफ में। यदि आप बढ़िया वाले पब्लिक सर्वेंट बनोगे तब भी उसका रोल है, यदि आप बढ़िया वाले एंटरप्रेन्योर्स अगर बनते हैं तब भी उसका रोल है, यदि बढ़िया वाले आप लीडर बनते हो, बढ़िया वाले यदि आप लॉयर बनते हो तब भी उसका रोल है। तो उसने यहां पर कहा कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इस मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है इसका क्या कहता है। तब यहां पर एक आपके पास पॉइंट आता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के पास यहां पर कई प्रकार के दिन भर विचार चलते रहते हैं। इस विचार जो आपके पास चलते रहते हैं, इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई एक आकस्मिक व्यवहार जो है वो आता है, और यदि वो आकस्मिक व्यवहार, आकस्मिक आइडिया जो आपके माइंड में आता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और यदि आपको लगता है कि मैं इसको यहां पर खड़ा कर सकता हूं, तो ये उसी बात की तरफ आपको ले जाने का दमखम रखता है मनोवैज्ञानिक अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट। उसने कहा, नाम है पर्सन का जो इसको बड़े तरीके से यहां पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ने उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना है। व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार, एक्सीडेंटल बिहेवियर ऑफ पर्संस। तो उन्होंने कहा यहां पर कि क्या वास्तव में हाँ, क्योंकि यदि साहस है तो अंदर से आएगा, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता हूं, अच्छा सिलेबस ही चेंज हुआ है ना, ठीक है इसको भी 50 घंटे में कर लूंगा, तभी तो आप खड़े होंगे, नहीं तो बस चाय की दुकान पर बैठ करके चर्चा करते रहिए, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, वही करते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब आपके पास है यहां पर कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हो गया, आकस्मिक आइडिया उनके मन में आए, सिलेबस में ये चीजें रखनी चाहिए, वास्तव में उन्होंने इस पार्ट बी के अंदर शानदार चीजें रख दी। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की जब हम बात करते हैं तो फिर बहुत सारी बातें आती है, उसमें आपका बुद्धि भी आता है, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड भी आता है, अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड भी आता है, अभिक्षमता, उसी के साथ साथ में चिंता, कुंठा, द्वंद्व, तनाव, एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी बातें, पर्सनालिटी, सब इसके एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देते हैं। क्रिएटिविटी, ये भी आपकी बॉडी का पार्ट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर उस बात को लेकर के, और आगे उसने कहा इस अवधारणा के अनुसार उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना, मतलब साइकोलॉजिकल वाला कॉन्सेप्ट जो है, अब उच्च उपलब्धि कब प्राप्त करेगा, जब उसके ये जो आपके पास यहां पर सारी जो एब्स्ट्रैक्ट वाली जो बातें होती है, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट वाली बातें जब उसको सपोर्ट करती हो,
तब ही जो है वो हाई अचीवमेंट की तरफ बढ़ेगा। यदि आपका अपना खुद का बैकग्राउंड ही आपको यदि सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर जो है आप कितने आगे बढ़ोगे वो आप ही जानते हो। कुल मिलाकर के अभी हमने यहां पर सबसे पहला जो स्टार्ट किया था कि प्राचीन काल से पॉइंट स्टार्ट होता है, 18वीं सेंचुरी में थोड़ा हाईलाइट होता है, लेकिन फिर जो है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गया। फिर वहां से परिभाषाएं, 5 परिभाषाओं पर चर्चा की, जिसमें से 2 को टारगेट किया, 3 को पढ़ करके साइड में रख दिया। फिर उसके बाद में यहां पर कॉन्सेप्ट में गए तो 5 प्रकार के इसके कॉन्सेप्ट चले, जोखिम उठाने से लेकर के आपके पास यहां पर मनोवैज्ञानिक अवधारणा तक। तो इन सब पर अलग अलग 20 वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन जो है वो आपको बढ़िया तरीके से आ सकते हैं, है ना। इसी के साथ में इन शब्दों को भी डिस्कस करना पड़ेगा। आगे हम करेंगे कि एक जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है और एक बिजनेसमैन होता है, इनमें क्या अंतर है। फिर हमारे पास यहां पर इस प्रकार का भी पॉइंट आएगा कि एंटरप्रेन्योर इट मींस उद्यमी, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, इंटरप्राइजेस उद्यम। शानदार वाला जो है आपके पास यहां पर ये क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि इसका टाइटल आपके पास क्या है। ये तीनों वर्ड जो हैं वो एक चेन श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनको आगे की तरफ इनके जो कॉन्सेप्ट यहां पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसी के अनुपात में इसको डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद दिलाते हैं कि यदि इस पेपर को बढ़िया तरीके से हमारे साथ आपने सुन लिया तो आपको और किसी सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बढ़िया तरीके से हम साहसी तरीके से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। ये कम से कम इस पार्ट का तो बिल्कुल लोड नहीं है। शानदार तरीके से एक नए नए एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो कर देंगे। रही बात इसमें यहाँ पर नोट्स और इसके लिए, तो कुछ ही दिनों में मैंने लगभग, क्योंकि मेरा इसमें यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बीएड एमएड में जो पढ़ी, अभी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अभी कुछ एग्ज़ाम हुई थी उसमें वहाँ पर बहुत धुआंधार तरीके से देखा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा करता था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे पेपर के लिए जो है वो शानदार तरीके से यहाँ पर नोट्स या जो इसकी जो बुक होती है वो भी आपको कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी मिल जाएगी, है ना। तो आज मैं इस पॉइंट को यहीं पर रोकता हूँ और आगे जैसे भी होगा हमें ऐप की सहायता से इस टाइटल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।